नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए सक्रिय जीवन शैली का विशेष महत्व है। साथ ही सक्रिय जीवन शैली सहायक होती है हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने में। सक्रिय जीवन शैली के अलावा आहार और पोषण भी काफ़ी जिम्मेदार होता है बेहतर हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए। हड्डियों में अगर कोई समस्या हो जाए तो व्यक्ति की दैनिक दिनचर्या प्रभावित होती है, उसकी चलने फिरने की स्थिति प्रभावित होती है और उसका जीवन भी प्रभावित होने लगता है। आज हम बात करेंगे मेटाबॉलिक बोन डिजीज के बारे में और ये समझेंगे कि किस कारण से ये समस्याएं शुरुआत होती है और क्यों आवश्यक है इनका सही समय पर इलाज करवाना। आइए इस रिपोर्ट पर नजर डालकर ये समझ लेते हैं कि दरअसल हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे शरीर के लिए हड्डियों का क्या महत्व है। मेटाबॉलिक बोन डिजीज विकारों का एक समूह है जो हड्डियों की ताकत को प्रभावित करता है। खनिज जिसे कैल्शियम, फास्फोरस या विटामिन डी का असंतुलन हड्डी के द्रव्यमान, विकास और टर्नओवर यानी हड्डी के नए ऊतकों को बनने में बाधा डालता है। हड्डी कोशिका गतिविधि को प्रभावित करने वाले कारक जैसे आनुवंशिक स्थितियां और विटामिन की कमी आमतौर पर खनिज असंतुलन का कारण बनते हैं, जिससे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। मेटाबॉलिक हड्डी रोग जन्मजात हो सकता है या फिर आने वाले जीवन में भी विकसित हो सकता है। कई कारक हैं जो मेटाबॉलिक बोन डिजीज के खतरे को बढ़ाते हैं। बढ़ती उम्र, धूम्रपान करना, प्रारंभिक रजोनिवृत्ति, विटामिन डी व अन्य खनिजों की कमी, स्तन या प्रोस्टेट कैंसर के लिए हार्मोन थेरेपी लेना, कुछ दवाओं का लंबे समय तक प्रयोग करना, ऑस्टियोपोरोसिस का पारिवारिक इतिहास और व्यायाम न करना, इन सभी कारकों से मेटाबॉलिक बोन डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। हड्डियों में पर्याप्त खनिज न होने पर वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं या क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे चयापचय संबंधी हड्डी रोग हो सकते हैं। कुछ सावधानियां और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर मेटाबॉलिक बोन डिजीज के खतरे से बचाव किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। ये समझना आवश्यक है कि मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ क्या है, इनके लक्षण क्या होते हैं और कैसे इनके खतरे को कम किया जा सकता है। ये तमाम जानकारी देंगे स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञ। स्टूडियो में जो उपस्थित हैं हमारे विशेषज्ञों का पैनल, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस, आप हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स फ्रॉम सेंट स्टीफन हॉस्पिटल। आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर दीपक जोशी, ही इज़ डायरेक्टर एंड हेड स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर फ्रॉम सफदरजंग हॉस्पिटल। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। और मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ की बात की जाए तो इसके लक्षण इतने आम होते हैं कि शायद किसी व्यक्ति को ये एहसास भी ना हो कि इसके पीछे कोई समस्या हो सकती है। तो विशेषज्ञ ये बताएंगे कि कौन से लक्षणों को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। इससे संबंधित अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप हमारे विशेषज्ञों से कॉल करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800111234। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि दरअसल मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ कितनी बड़ी समस्या है। सबसे पहले डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस, आपसे समझना चाहेंगे कि मेटाबॉलिक डिजीज़ेज़ की जब बात आती है तो लोगों को लगता है कि एंडोक्राइन से जुड़ी कोई समस्या होगी। हड्डी रोग की अगर बात करें, किस तरह से मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ को आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे सरल भाषा में हमारे व्यूअर्स के लिए, और साथ ही कितना महत्व आप मानते हैं हड्डियों का हमारे स्वास्थ्य के लिए? धन्यवाद। जो हड्डियों का ढांचा है, लोग सोचते हैं कि हड्डियों का ढांचा जैसे एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए है सिर्फ, और एक बार ही बन गया वो बना रहता है, ऐसा नहीं है जी। उदाहरण के लिए जैसे एक लकड़ी का स्टिक है, आप प्रयोग कर रहे हैं, जितना आप प्रयोग करेंगे वो कमज़ोर होता चला जाता है। लेकिन हड्डी के ढांचे में खासियत होती है कि जितना आप प्रयोग करेंगे उतना मजबूत होता चला जाता है। क्यों होता है ये? क्योंकि देखने में ढांचा स्टैटिक है, यानी कि उसमें कुछ हमें लगता है कि कोई क्रिया नहीं हो रही, लेकिन बहुत ही सक्रिय एक कोशिकाओं का ग्रुप है ये, जो हमारे हड्डी का ढांचा बनता है। तो क्योंकि ये सक्रिय है, वहाँ बहुत सारी खनिज पदार्थों का, हार्मोन्स का और काफ़ी सारे हमारे शरीर के जो एंजाइम्स और हार्मोन्स जो है वहाँ काम कर रहे होते हैं। तो ये जो है हमें समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें लगता है कि ये तो हड्डी है, ठीक है, ढांचा है, ठीक रहेगा।
लेकिन इसमें जो है, क्योंकि इसमें सक्रियता बहुत ज़्यादा है, विटामिन डी खनिज पदार्थों के अभाव से इसमें बहुत कमी होती है। जी डॉक्टर दीपक जोशी, मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ की बात करें कि दरअसल किस तरह के बदलाव शरीर में हो तो मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ का ख़तरा बढ़ता है, और कौन सा वो एज ग्रुप है, कौन सा आयु वर्ग है जिसमें अधिकतर इस तरह की समस्याएं देखी जाती हैं? जैसा कि डॉक्टर मैथ्यू ने बताया कि बोन जो है लिविंग बॉडी है, लिविंग ऑर्गन है, तो नॉर्मली जो मिनरलाइजेशन, जो मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ है जिसमें हम मिनरलाइजेशन है, जो कैल्शियम और विटामिन डी के अभाव से जो कैल्सिफिकेशन, जो बोन की मिनरलाइजेशन है, उस पर जो इफेक्ट पड़ता है, उसमें दो तरह के लोगों में ये हमने देखा है, दो तरह की एज ग्रुप्स में सबसे ज़्यादा कॉमन ये पाई जाती है। जब से सबसे कॉमनेस्ट है जो रिकेट्स, जिसको हम कहते हैं, जो कि बच्चों में पाई जाती है। जो ग्रोइंग एज जो बच्चे होते हैं, अगर उनमें विटामिन डी का अभाव हो और या फिर कैल्शियम डेफिशिएंसी हो, तो जो बोन जो ग्रोथ होती है, जो ग्रोथ प्लेट है जिससे बोन लंबी होती है, उस जगह पे बोन की मिनरलाइजेशन वीक हो जाती है। बोन तो बड़ी होती रहती है, लेकिन क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि मिनरलाइजेशन नहीं है कैल्शियम या विटामिन डी की वजह से, तो वो उस जगह से चपटी या बेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चों में देखा जाता है कि बोन्स बेंट होनी स्टार्ट हो जाती हैं, डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं बोन्स, घुटने टेढ़े हो जाते हैं, या रिस्ट या चेस्ट में प्रोमिनेंसेस आ जाती हैं, और बच्चों में वीकनेस या इरिटेशन, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। दूसरा एज ग्रुप है ओल्डर एज ग्रुप, जिसमें ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं इसको, जो करेक्टरिस्टिक जो मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ है, और उनमें भी दर्द होना, छोटे छोटे फ्रैक्चर्स होना, ये कॉमन है। और तीसरी जो एज ग्रुप जो है, जो ऑस्टियोपोरोसिस जिसको कहते हैं, एक्चुअली मेटाबॉलिक नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली बोन का टोटल मास कम होना शुरू हो जाता है। ये हमने देखा है अराउंड 50 इयर्स प्लस पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में, और साथ में ओल्डर एज ग्रुप में, जो कि ज़्यादा बेड रिडन या ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं। जी डॉक्टर मैथ्यू, जब भी कैल्शियम सप्लीमेंट्स की बात आती है या कैल्शियम हमारे लिए कितना ज़रूरी है, तो उसमें सिर्फ जिक्र होता है कि हड्डियां हैं, अगर कैल्शियम लिया जाएगा तो हड्डियां मजबूत बनेंगी, ये सभी को मालूम है। लेकिन कैल्शियम को अगर देखा जाए ओवरऑल हेल्थ के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और विटामिन डी के साथ इसका कॉम्बिनेशन होना, क्योंकि शायद ये भी जिक्र होता है कि कुछ लोग कैल्शियम सप्लीमेंट्स तो लेते हैं, लेकिन वो बॉडी में कितना एब्जॉर्ब हो रहा है या नहीं, क्या इससे भी ये तय होगा कि हड्डियां कितनी स्वस्थ बनेंगी, और जो संपूर्ण स्वास्थ्य है व्यक्ति का कैसा रहेगा? हड्डी के मजबूती के लिए हमें कैल्शियम, फास्फोरस दोनों का अहम इम्पोर्टेंस है, और बाकी खनिज पदार्थ और भी हैं जिनकी रोल काफ़ी कम है। लेकिन कैल्शियम हमारे खाने में अगर है, हमारे खून में तभी पहुंचेगा जब वो विटामिन डी साथ में उसको स्टिमुलेट करेगा अब्जॉर्प्शन के लिए। अगर विटामिन डी का अभाव है तो कैल्शियम हमारे खून में नहीं पहुंचेगा, ये समझना ज़रूरी है। तो केवल कैल्शियम ले तो फ़ायदा नहीं है, केवल विटामिन डी ले तो फ़ायदा नहीं है, हमें दोनों साथ साथ ज़रूरी हैं। कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी बहुत ही अहम है। विटामिन डी को केवल एक विटामिन नहीं मानते, पूरा हार्मोन मानते हैं। उसका रोल बहुत जगह है, बहुत जगह है। और आज की तारीख में जो कैल्शियम का अभाव काफ़ी लोगों में देख रहे हैं, वो दो कारणों से है। एक कि पोल्यूशन है, हमारे सारे शहरों में पोल्यूशन है, और जो आज की जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स है 350 के करीब बताई जाती है। अगर 350 है तो हमारे वातावरण में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है। तो ये हमारा रिसर्च हुआ था एक हमारे अस्पताल में डॉक्टर पुलियल के अंडर, कि DST का प्रोजेक्ट था, जिसमें हमने देखा कि जो गांव के बच्चे हैं जहाँ की पोल्यूशन कम है, और जो शहर के बच्चे हैं जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है, शहर के बच्चों में विटामिन डी की बहुत अभाव थी और गांव के बच्चों में कम थी। तो हमने देखा कि क्यों है। पता चला कि जो विटामिन डी जो है हमारे शरीर में खाल से स्किन में बनती है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, 380 नैनोमीटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो पड़ती है, तो हमारे खाल में जो एक पदार्थ है डिहाइड्रोस्टिरोल, वो कन्वर्ट होके उसमें विटामिन डी का एक प्रीकर्सर बनता है। तो वो जो बनने के लिए सूर्य की किरणें जरूरी है। वो सूर्य की किरणें पोल्यूशन की वजह से नहीं पहुंच रही, तो बच्चे ही नहीं बड़े में भी सब में विटामिन डी की कमी आज हम शहरों में देख रहे हैं। इसलिए सप्लीमेंटेशन जरूरी है अगर बोन हेल्थ चाहिए तो।
जी, और दूसरी बात जो आपने कही कि कैल्शियम इंटेक के साथ साथ उसका एब्जॉर्प्शन भी होना चाहिए। क्या कुछ ऐसी त्रुटियां या गलतियां जो हम खाने में कर देते हैं जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन जो है बाधित होता है? ये बहुत बहुत अहम सवाल है, क्योंकि जो कैल्शियम जो हम लेते हैं वो कैल्शियम खनिज पदार्थ जो है तभी एब्जॉर्ब होगा अगर वो उसको हम डिज़ोल्व कर पाएँ। लेकिन अगर हमारे शरीर के आंतों में अगर ऐसे पदार्थ चले जाए जो उसको डिज़ोल्व होने से रोक ले, जैसे पालक ले लिया, पालक में ऑक्सलेट्स होते हैं जो कैल्शियम उसके साथ रिएक्ट करके वो हमारे मल में चला जाता है, और हमारे जो रोटी है उसमें फाइटेट्स होते हैं तो वो कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके अगेन मल के साथ चला जाता है। हम खा तो रहे हैं कैल्शियम रिच पदार्थ, लेकिन वो मल के साथ चला जाता है क्योंकि वो डिज़ोल्व नहीं होती, वो घुलता नहीं है। खून में जाने के लिए उसका घुलना ज़रूरी है, अगर नहीं घुलता तो अंदर नहीं जाएगा। तो इसलिए जो हम खाते हैं उसमें ध्यान रखना है कि केवल एक ही तरह का कैल्शियम रिच हो सकता है लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो ये ज़रूरी है कि हमें जो है बैलेंस डाइट करें, कि उसमें एक तरह की चीज़ें नहीं कई तरह के मिक्स लें, क्योंकि हमारे कैल्शियम के सोर्सेज अलग अलग सोर्सेज से आ जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। जी, तो बेहतर है कि अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं या कैल्शियम युक्त आहार ले रहे हैं, उसके साथ क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इस पर ध्यान देना भी आवश्यक है। लक्षणों की हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर जोशी। जब बढ़ती उम्र के लोग होते हैं, खासकर महिलाएं, उनमें देखा जाता है कि जो चेंजेस हैं, ख़ास तौर पर हड्डियां कमज़ोर होना, जोड़ों की समस्याएं होना, एक उम्र के बाद जिसको कहते हैं अगर रजोनिवृत्ति होने लगती है, मेनोपॉज के बाद बहुत तेज़ी से बदलाव आते हैं। किस तरह का ध्यान उस समय रखना होगा अपनी हड्डियों के स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि जब एक बार समस्या बढ़ जाती है तो देखा है कि अगर बैठे या हल्का सा कहीं ठोकर लग गई, उससे भी फ्रैक्चर के मामले सामने आते हैं। हाँ जी, ये जो प्रॉब्लम है जो हम ऑस्टियोपोरोसिस जिसको कहते हैं, साइलेंट डिजीज, जैसे आपने बताया कि पेशेंट को कुछ पता ही नहीं होता कि नॉर्मल है, चल रहा है, और एकदम से फ्रैक्चर हो जाता है एंड दे बिकम बेड रिडन हो जाते हैं वो जी। तो ये जो पोस्ट मेनोपॉजल आपने बताया कि जैसे हार्मोन्स विड्रॉ होते हैं, तो मतलब जैसे कि डॉक्टर मैथ्यूज ने बताया कि कैल्शियम, विटामिन डी के अलावा और भी हार्मोन्स होते हैं जो कि बोन के मिनरलाइजेशन और बोन की ग्रोथ को, बोन का मास को जो मेंटेन करते हैं। तो ये जब विड्रॉ होते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और हमें बेसिकली, मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड पोस्ट मेनोपॉजल करता हूँ कि ऑलवेज बोन डेंसिटी सबको करानी चाहिए। अगर अब नॉर्मल है बोन डेंसिटी, प्रॉब्लमेटिक है, -2.5 से ज़्यादा है, तो एवरी ईयर बोन डेंसिटोमेट्री करानी है। अगर नॉर्मल है तो एवरी 5 ईयर्स करानी है। ये मतलब फीमेल्स में और मेल्स में आफ्टर 60 साल के बाद। प्रिकॉशन जो हमें करनी है बेसिकली ये है कि हमें एक्सरसाइज, जैसे बोन, जैसे है कि बोन का जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फंक्शन है। जितना हम हड्डी को यूज़ करेंगे, जितना अपने स्केलेटल सिस्टम को यूज़ करेंगे, उतनी बोन मजबूत होती है। तो एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो सप्लीमेंट्स हैं, जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है विद एज बढ़ जाती है, अराउंड 1300 to 1500 mg के करीब कैल्शियम की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो हमें कैल्शियम रिच फूड ज़्यादा खाने पड़ेंगे जब हमारी एज ही हो जाती है। और साथ में जैसे मैंने बताया, एक्सरसाइज या व्यायाम करना, वॉक करना, स्ट्रेंथ करना, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं डॉक्टर मैथ्यू। सुरभि जी हैं, वो ये कह रही हैं कि उनके बच्चे की उम्र है लगभग 2.5 साल। उनको ऐसा लगता है कि जो उसकी टांगें हैं, घुटनों के आसपास टेढ़ापन नज़र आ रहा है। क्या ये एक लक्षण हो सकता है कि उसमें कैल्शियम या विटामिन डी की कमी है? और दूसरा सवाल ये है कि अगर बच्चे में इस तरह की समस्या है तो क्या इससे बच्चे के माइलस्टोन्स भी अफेक्टेड होंगे? हाँ बिल्कुल, थैंक यू। ये जो है पैरों का टेढ़ा होना, बो लेग्स जिसको हम बोलते हैं, ऐसे ऐसे करके आ जाते हैं, घुटने बाहर को चले जाते हैं, ये एक निशानी होती है। हमारे पास एक फ़ोटो था, ये एक निशानी है कि विटामिन डी की कमी हो सकती है। लेकिन उम्र के हिसाब से देखना होता है। बढ़ते बच्चों में जब बच्चा चलने लगता है तो पैर, टांगें थोड़ी नॉर्मली भी ऐसे जा सकती हैं। लेकिन 1.5 साल के बाद, जिन्होंने बताया कि 2 साल की उम्र के ऊपर है, तो अगर वो है तो आम तौर पे आज की तारीख में विटामिन डी की ही कमी मानेंगे। हालांकि कुछ जेनेटिक और बीमारियां हैं जिनमें ये हो सकता है। तो इसलिए पहली बात, अगर 2.5 साल का बच्चा और ज़्यादा है, ये देखने में टांगें ऐसी टेढ़ी लग रही हैं, तो उसका डॉक्टर मुआयना ज़रूरी है, पक्का कर लें। साधारणतः न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी। बच्चा हो सकता है कि उसको दस्त लग रहे हों, क्योंकि विटामिन डी की कमी हो जाती है अगर बच्चों को क्रॉनिक डायरिया हो रही हो।
लगातार दस्त लग रहे हो, पेट खराब हो लगातार, या लैक्टोस इंटॉलरेंस हो, या दूध उसको माफक नहीं आता हो, तो उसको विटामिन डी की सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी है। और उनमें जो है ऐसे बो लेग्स, बढ़ती उम्र के बच्चों में बो लेग्स होता है। अगर बच्चे की उम्र कम है 1.5 साल से और उस वक्त डेफिशिएंसी होती है तो बो लेग्स होती है, और बच्चे की उम्र ज़्यादा है और 3-4 साल के ज़्यादा है और तब तक नॉर्मल हमारी जो घुटनों के एंगल बन जाते हैं तो उनमें नॉक नीज होते हैं, जो घुटने उलझने लगते हैं। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, बो लेग्स कम उम्र के बच्चों में अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, और ज़्यादा उम्र के बच्चे, बढ़ते बच्चों में अगर डेफिशिएंसी हो तो नॉक नीज होते हैं। दोनों चीज़ें संकेत है कि विटामिन डी या कैल्शियम, चाहे कैल्शियम कम हो चाहे विटामिन डी, दोनों का एक ही इंडिकेशन होता है कि बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं, बोन्स में डिफॉर्मिटी आ जाती है, ग्रोथ कम हो जाती है, बच्चे की बढ़ना कैल्शियम की मिनरलाइजेशन से होती है, तो बच्चे की ग्रोथ भी कम हो जाती है। जी, फिलहाल एक कॉलर हैं, आदर्श जी हैं, दिल्ली से कॉल कर रहे हैं। आदर्श जी, बहुत स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में, सवाल पूछिए। मैडम, मेरा सवाल ये है डॉक्टर मैथ्यू से कि जो आरओ का आजकल रिवर्स ऑस्मोसिस का पानी बहुत ज्यादा पी रहे हैं जी, तो क्या उससे कुछ मिनरल लॉसेस होते हैं जो हमारी हड्डियों की हेल्थ के ऊपर प्रभाव डालते हैं, और कौन से ऑर्गन्स कैल्शियम एब्जॉर्प्शन से रिस्पॉन्सिबल है? वैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये पूरा स्टमक का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो हमें किस तरह से कैल्शियम का सेवन करना चाहिए अगर हम टैबलेट खा रहे हैं? जी डॉक्टर मैथ्यू। आप देखिए, ये आरओ वाटर्स में अगर पूरे मिनरल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं, कई हैं मशीन जिनमें कि सारे मिनरल्स एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, सब कुछ ही एक्सट्रैक्ट हो जाता है। आजकल वो सप्लीमेंट करके भी मिनरल्स भी देते हैं, खनिज पदार्थ को सप्लीमेंट करके भी देते हैं आरओ, और वो बताते हैं कि हम ये सप्लीमेंट दे रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ठीक नहीं है। हमारे जो सृष्टि है, हमारे नेचुरल जो चीज़ें हैं वो हमें एवोल्यूशनरी, हमारे काफ़ी चीज़ें सोच समझ के बनी है। सृष्टि हमारी बड़ी सोच समझ के, बड़ी बुद्धिपूर्वक बनी हुई है। तो ये जो सृष्टि है इसमें हमारे सारी चीज़ों की ज़रूरतों का ध्यान रखा गया है। तो पानी जो है, साधारण पानी जो है, नेचुरल स्प्रिंग वाटर जिसको कहते हैं, वो उसमें सारे खनिज पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए चाहिए होता है। अगर वो सब हटा दिए तो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन कैल्शियम, पानी से ज़्यादा कैल्शियम नहीं मिलता हमको। सबसे अच्छा वेजिटेरियन के लिए सोर्स कैल्शियम का दूध या पनीर या दही या छाछ, ये दूध के पदार्थ सबसे अच्छा वेजिटेरियंस में है। और नॉन वेजिटेरियंस में फिश सबसे अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम का और विटामिन डी का। अब विटामिन डी हमारे जो बाकी सोर्सेज हैं, वेजिटेरियन सोर्सेज हैं, उनमें कम होता है। एक ज़माने में 70 के दशक में, 80 के, जब डालडा और रथ लोग खाते थे, वहाँ लिखा होता था फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड डी, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल, वसा में घुलने वाली विटामिन है। तो ये जो है फोर्टिफाई जरूरी होता है। जी डॉक्टर दीपक जोशी, किस बात का हमें ख्याल रखना होगा? आपने पोषण का जिक्र किया था, साथ ही आपने कहा कि फिजिकल एक्टिविटी भी इम्पॉर्टेंट है अगर इस तरह की समस्याओं से बचाव करना है, क्योंकि एक आयु के बाद तेज़ी से जो हड्डियों का घनत्व है वो कम होने लगता है। क्या और फैक्टर्स हैं जिस पर ध्यान दें, जिससे अगर ये प्रोसेस होना है तो इसको स्लो किया जा सके, इसकी शुरुआत देर से हो या इन समस्याओं से बचाव हो जाए? हाँ, तो दो आपने मुद्दे पूछे इसमें। एक तो है कि कैसे रोका जाए जी। ऑस्टियोपोरोसिस जो है बीमारी, जो ओल्ड एज की बीमारियां हैं, इसमें क्या होता है कि बोन का, जैसे मैंने बताया, मास बोन ओवरऑल ही कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है, प्रोटीन कम, जबकि मिनरलाइजेशन ठीक रहता है। तो एक तो जैसे मैंने पहले बताया कि डाइट में आपको कैल्शियम रिच फूड खाना चाहिए, विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितना सनलाइट एक्सपोजर हो सके उतना बेटर है। और एक्सरसाइज, मतलब जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी बनेंगे, उतनी बोन स्ट्रांग रहेगी और बहुत जल्दी से उसका मास, जो बोन मास है, वो कम नहीं होगा। तो एक तो ये चीज़ है कि एक्सरसाइज करना, वॉक करना, स्ट्रेंथ करना। दूसरा है प्रिकॉशन, प्रिवेंशन ऑफ फ्रैक्चर्स, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस साइलेंट डिजीज़ है। जैसे मैंने बताया कि मरीज़ को कोई दर्द नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती और एकदम से फ्रैक्चर हो जाता है। तो ओल्ड एज में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो बोन डेंसिटी रेगुलर करानी चाहिए। दूसरा है, जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर वो घर में रह रहे हैं, मल्टी स्टोरी में रह रहे हैं, तो वो ग्राउंड फ्लोर पे रहें, ताकि रात को उठ के उनको अगर टॉयलेट जाना पड़े या कहीं जाना पड़े तो सीढ़ियाँ चढ़ना ना उतरना पड़े। जो उनका स्विच है, लाइट का स्विच है, बिल्कुल बेड के साथ होना चाहिए कि जब वो सो के उठें तो एकदम से पहले लाइट ऑन करें।
कारपेट्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि वो उलझें पैर में और वो गिर जाएं और फ्रैक्चर हो जाए। जो टॉयलेट सीट्स हैं वाइट उसकी ऐसी होनी चाहिए कि वो आराम से बैठ सकें। हैंडल होना चाहिए जिसको वो पकड़ के उठ सकें ताकि वो नींद में गिर ना सकें। और टाइल्स भी इस तरह की होनी चाहिए कि बिल्कुल स्लिपरी ना हो, तो क्योंकि बहुत छोटी सी चोट से, बहुत छोटे से इंजरी से फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो न सिर्फ हड्डियों की देखभाल करनी है बल्कि इस बात का भी ख्याल रखना है कि वृद्ध लोगों को गिरने से बचाया जा सके। फॉल प्रिवेंशन भी बहुत आवश्यक है और उन तमाम बातों का ध्यान रखना है जो डॉक्टर जोशी ने एंड डॉक्टर मैथ्यू ने बताई हैं। फिलहाल हम कुछ और भ्रमों को दूर करने की कोशिश करेंगे रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर मैथ्यू आपसे कि क्या मेटाबॉलिक बोन डिजीज जन्मजात रोग है, यानी सिर्फ जन्म के समय ही हो सकता है? मेटाबॉलिक बोन डिजीज जन्मजात भी हो सकता है लेकिन उसके परसेंटेज बहुत कम है जी। कई तरह की बीमारियां हैं जेनेटिक होती हैं जिसमें किडनीज, क्योंकि विटामिन डी का जो एक्टिव फॉर्म है वो लिवर से बनता है पहला, और उसके बाद किडनीज में बनता है, हमारे जिगर में और गुर्दों में बनता है जी। तो अगर गुर्दे खराब हैं तो विटामिन डी और कैल्शियम की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर लिवर खराब है तो भी विटामिन डी और कैल्शियम हो सकता है। तो कोई भी जेनेटिक कारण जिससे कि गुर्दे और लिवर खराब है उससे आपकी विटामिन डी और कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म में फर्क पड़ सकता है और आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। आगे के सवाल चाहेंगे उनके जवाब एक वाक्य में हो। डॉक्टर जोशी, क्या ओबेसिटी यानी मोटापे से या इसका पारिवारिक इतिहास होने से मेटाबॉलिक बोन डिजीज का खतरा बढ़ता है? डेफिनेटली पारिवारिक होता है लेकिन कम होता है। ओबेसिटी भी एक कारण है क्योंकि ओबेसिटी इनएक्टिविटी करती है जिसकी वजह से बीमारी बढ़ सकती है। डॉक्टर मैथ्यू, आमतौर पर बहुत से जो युवा हैं उनमें भी जो जॉइंट्स हैं उनसे आवाज़ आना या फिर टक टक होना या दर्द की समस्या होती है। क्या इसके पीछे विटामिन डी या कैल्शियम की कमी जिम्मेदार हो सकती है? जॉइंट्स में आवाज आना कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नॉर्मल हो सकता है, लेकिन दर्द साथ में नहीं होना चाहिए। हड्डियों का दर्द आजकल बहुत कॉमन है क्योंकि विटामिन डी पोल्यूशन की वजह से बहुत लोगों में, चाहे बड़े हो चाहे बूढ़े हो, सब में कमी है, इसलिए हो सकता है। जी डॉक्टर जोशी, क्या ये समस्या मेटाबॉलिक बोन डिजीज या हड्डियों का कमजोर होना सिर्फ महिलाओं में और बढ़ती उम्र की महिलाओं में ही होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये अडल्ट्स में, इवन आजकल हमने देखा है कि यंगर ग्रुप में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है और ओल्ड एज में मतलब 60 इयर्स मेल्स में भी ये कॉमन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स में। जी, कौन सी जांच से ये पता लगाया जा सकता है कि हड्डियां प्रभावित हो रही हैं? डॉक्टर मैथ्यू, आप वो तो क्लिनिकल मुआयने से अंदाज़ा लगा सकता है और हिस्ट्री आपने ली उसी से पता चल सकता है, लेकिन एक्सरे में बड़ा अच्छा दिख जाता है। बढ़ती उम्र के बच्चों में ग्रोथ प्लेट उनकी चौड़ी हो जाती है, हड्डियां उनकी टेढ़ी होने लगती है, वो क्लियरली दिख जाता है। जी। बुजुर्गों में मुश्किल होता है ऑस्टियोपोरोसिस और कैल्शियम डिफिशियंसी का फर्क, लेकिन वो मुआयने से ही पता चलता है। डॉक्टर जोशी कि अगर हड्डियों को मजबूत बनाना है सिर्फ कैल्शियम का सेवन करना ही उपयुक्त है? नहीं, कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी और एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर लोग ये मानते हैं डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस कि अगर बच्चे में इस तरह की समस्या हो रही है तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी बच्चा खुद ही ठीक हो जाएगा। 4-5 साल की उम्र तक अपने आप ठीक होने की संभावना है अगर बो लेग्स हैं या नॉक नीज हैं, लेकिन अगर बच्चा 7 से 9-10 साल तक का है, अगर ग्रोथ टाइम कम है तो उसके लिए एक ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। अगर बहुत सीवियर है, मामूली अगर 10-15 सेंटीमीटर का जो टखने के बीच में गैप है या घुटने के बीच में गैप अगर ज़्यादा है तो करेक्ट करने में वो सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। राइट। डॉक्टर दीपक जोशी, क्या हर व्यक्ति को अपनी हड्डियों की जांच के लिए डेक्सा टेस्ट करवाना चाहिए? डेफिनेटली पोस्ट मेनोपॉजल और 60 साल के ऊपर मेल्स डेक्सा स्कैन कराना चाहिए। अगर वो प्रॉब्लमेटिक है, उसमें प्रॉब्लम है तो हर साल कराना चाहिए। अगर वो नॉर्मल है तब भी 5 साल एवरी 5 इयर्स कराना चाहिए एज में। डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस, वो लोग जो कैल्शियम का सेवन करना चाहते हैं लेकिन उनको पथरी की समस्या होती है, वो ये डरते हैं कि अगर कैल्शियम सप्लीमेंट लिया तो पथरी हो जाएगी या लगातार पथरी बनती रहेगी, क्या कहना चाहेंगे? पित्त की थैली की पथरी कोलेस्ट्रॉल की होती है 90% से अधिक, उसमें कैल्शियम सेवन से कोई रिस्क नहीं है। लेकिन किडनी स्टोन्स में या तो अगर कम ले रहे हैं कैल्शियम तो भी हो सकती है पथरी, बहुत अधिक ले रहे हैं तो भी हो सकती है। लेकिन डाइटरी कैल्शियम अगर रिच फूड ले रहे हैं तो कुछ नहीं होता, कोई डर नहीं है। एक्स्ट्रा सप्लीमेंट अगर आप 1-2 ग्राम से ज़्यादा रोज लेते हैं तो गड़बड़ है। जी, क्या संदेश देना चाहेंगे एक वाक्य में डॉक्टर दीपक जोशी, किस तरह से सावधानी रखनी है और कैसे करना है अपना बचाव मेटाबॉलिक बोन डिजीज से?
3 बातें हैं, एक तो डाइट, फूड रिच विथ कैल्शियम एंड विटामिन डी से होना चाहिए, और दूसरा एक्सरसाइज करनी है, फिजिकल एक्टिविटीज़ बना के रखनी है आपको, और कुछ एज के बाद आपको अपने टेस्ट या बोन डेंसिटी करानी चाहिए जिससे फ्रैक्चर रिस्क कम हो। डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा धूप होती है तो इसलिए विटामिन डी की कमी तो हो ही नहीं सकती। क्या संदेश आप देना चाहेंगे तमाम लोगों को हड्डियों की समस्याओं और ख़ास तौर पर मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ के ख़तरे को कम करने के लिए? शहरों में पोल्यूशन की वजह से बच्चा, बूढ़ा, अडल्ट सब में विटामिन डी की कमी है, और इसलिए ज़रूरी है कि कुछ सप्लीमेंट्स ले लें। अगर ज़रूरत है तो चेक करा लें। अगर हड्डियों में दर्द है, अक्सर हड्डियों में दर्द होता है, अगर दर्द है तो ज़रूर चेक करा लें और सफिशिएंटली वो ले लें। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस, डॉक्टर दीपक जोशी। बहुत से भ्रमों को दूर किया है विशेषज्ञों ने, और साथ ही ये भी बताया है कि अगर आपको समस्या है तो इंतज़ार ना करें उसके ठीक होने का, बल्कि एक विशेषज्ञ से परामर्श लें, उसका कारण जानें और सही समय पर सही तरीके से इलाज कराएं। अपने आप सप्लीमेंट्स लेने की आवश्यकता नहीं है। सप्लीमेंट्स अगर लेना चाहते हैं तो कौन से सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है वो आपको विशेषज्ञ बताएंगे। आहार में कैल्शियम और विटामिन डी का सेवन करने के लिए आवश्यक है कि उसका सही कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाए, और साथ ही अपने आहार में पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्व हों, यानी एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। न सिर्फ हड्डियों के रोगों से बचाव होगा बल्कि आपकी सेहत भी बेहतर बनेगी। तो सक्रिय जीवन शैली जिए और साथ ही स्वस्थ रहिए। टोटल हेल्थ के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।